अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, अपनी स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज जो है मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ रिगार्डिंग ज्ञान-बेरे सिंड्रोम। ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जीबीएस क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, सिम्पटम्स और उसकी टाइप्स और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, प्रोग्नोस्टिक और लास्ट में जो है नर्सिंग इंटरवेंशन को जो है हम डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या इसकी नर्सिंग इंटरवेंशंस होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ज्ञान-बेरे सिंड्रोम इसकी डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम का, जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अगेंस्ट अटैक करता है, उसके ऊपर अटैक करता है, यानी उसकी अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ की वो प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से वो एंटीबॉडीज़ जो है पेरिफेरल नर्व सिस्टम को इफ़ेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से वीकनेस, नमनेस और टिंगलिंग जैसी सेंसेशन जो है पेशेंट को फील होती है और ये लीड करती हैं पैरालिसिस को। इसमें जनरली जो है सेंसेशन जो है वो ब्लॉक हो जाती है। अब इसके अगर कॉजेज़ की बात करें तो इसका एग्जैक्ट कॉज जो है अननोन है, ये कंडीशन इडियोपैथिक होती है। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जैसे कि एम्फाइलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया है, अगर ये जो है कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करता है तो उसकी वजह से भी जो है ये जीबीएस हो सकती है। इसके अलावा कोई ब्रेन का ट्रॉमा हो गया या ऐसे ही वायरस, ये भी जो है इसके कॉजेज़ हैं। अगर इसके साइन और सिम्पटम्स की बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट साइन और सिम्पटम्स जो है पेशेंट के अंदर शो होते हैं। जैसे सबसे पहले कि मैंने बताया कि इसमें जो है ग्रेजुअली सेंसेशन लॉस हो जाती है। इसके अलावा मसल वीक हो जाते हैं। इनिशियली ये जो है लेग्स को इफेक्ट करती है जीबीएस। देन ये जो है 24 टू 72 आवर्स में ये कंडीशन जो है बॉडी के अपर एक्सट्रीमिटीज़ में भी अपना इफेक्ट दिखाती है। इसके अलावा इस कंडीशन में जो है वॉकिंग जो है डिस्टर्ब हो जाती है, अनस्टेडी वॉकिंग होती है। इसके अलावा आई और फेशियल मूवमेंट जो है जैसे ब्लिंकिंग, चीविंग और स्पीकिंग, ये सारी मूवमेंट्स जो हैं इफ़ेक्ट होती हैं। एरेफ्लेक्सिया यानी रिफ्लेक्सेस जो हैं वो भी जो है एब्सेंट हो जाते हैं। डिफ़िकल्टी कंट्रोलिंग दी बोवेल और ब्लैडर मूवमेंट, बोवेल और ब्लैडर मूवमेंट पे भी जो है कंट्रोल नहीं रहता पेशेंट का, और पेशेंट को जो है ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है, मसल पेन होता है और ब्लड और डबल विजन भी पेशेंट को हो सकती है। इसके अलावा अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, दूसरा मिलर फिशर सिंड्रोम। सबसे पहले एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली टाइप होती है जीबीएस की, जिसमें क्या होता है कि इनिशियली पैरालाइज होती है, वीकनेस होती है और टिंगलिंग सेंसेशन होती है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। फिर ये सिमेट्रिकली जो है बॉडी के अपर जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं या बॉडी की जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं उनको इफेक्ट करती है। सेकेंड है मिलर फिशर सिंड्रोम। ये ऐसी सिंड्रोम होता है जिसमें जो है हमारी आइज़ जो होती हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं, और ये फर्स्ट साइन और सिम्टम है जीबीएस का। कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो फेल हो सकता है, जिसकी वजह से मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। कार्डिक एरिथमिया यानी हार्ट रेट जो होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, यानी जब जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है वो इफेक्ट हुआ है तो सारी बातें जो कोग्निटिव सिस्टम होगा वो भी इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा सेप्सिस, अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है जीबीएस तो ये लीड करता है सेप्सिस या सेप्टिक शॉक को। माल न्यूट्रिशन, क्योंकि इसमें जो है नर्व्स वगैरह इफेक्ट होते हैं तो पेशेंट जो है कोई भी चीज़ इनटेक नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से वो माल नरिशमेंट का शिकार हो सकता है, तो उसके अंदर जो है वीकनेस वगैरह, फिर ये सारी कंडीशंस लीड कर रही होती हैं। इसके अलावा जो है मैं बात करूं प्रेशर सोर, बेड सोर भी पेशेंट को हो सकता है इमोबिलिटी की वजह से। अगर इसके इंसिडेंस की बात करें तो ओवरऑल इंसिडेंस जो होता है पाकिस्तान में इसका 1.1 से 1.8 होता है, यानी 1 लाख केसेस में से 1.1 से 1.8 केसेस जो है पर ईयर रिपोर्ट होते हैं। और अगर जो है WHO की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो 100 में से तकरीबन 0.6 से 4 केसेस जो है रिपोर्ट होते हैं। जीबीएस ओवरऑल जो है मोस्टली बड़े लोगों को इफ़ेक्ट करती है, लेकिन ये जो है मोस्टली अगर देखा जाए तो ये 50 ईयर के जो अबव एयर्स लोग होते हैं उनको इफ़ेक्ट करती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो इसमें जो है सबसे पहले लंबर पंचर किया जाता है, जिसके थ्रू जो सीएसएफ होता है स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनल कैनाल से जो है वो लिया जाता है। फिर उसको जो है लैब के अंदर इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसके अंदर जो भी प्रोटीन्स वगैरह होती हैं वो जो है देखी जाती हैं। अगर उनका लेवल बड़ा होता है तो ये जो है इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि यानी पेशेंट को जीबीएस हुआ है। सेकंड हमारे पास टेस्ट है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी बेसिकली ये भी एक टेस्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो
मसल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ देखते हैं, और जो नर्व सिग्नल कंडक्शन होता है उसकी भी स्पीड देखते हैं। इसके अलावा हम जो है इस टेस्ट के थ्रू मसल फंक्शन, मसल डैमेज वगैरह जो भी होते हैं, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी, न्यूरोपैथी या जीबीएस वगैरह को हम डायग्नोस कर रहे होते हैं। ईएमजी टेस्ट ये ऐसी टेस्ट होती है, जैसे आपने ईसीजी में देखा होगा कि हम ईसीजी करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम ईसीजी की लीड्स लगाते हैं। सेम इसमें भी यही होता है कि हम मसल्स की एक्टिविटी वगैरह चेक करने के लिए या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट के ऊपर जो है, जैसे पेशेंट यहाँ पे फिगर में शो किया हुआ है कि पेशेंट के आर्म के ऊपर जो लीड्स कनेक्ट करते हैं, फिर जो भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है या जो भी इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड होता है वो सारा जो है उस मशीन के अंदर शो हो रहा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है। अगर फिज़िकल एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले वैसे पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, देन उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन की जाती है। तो पेशेंट के जो भी साइन और सिम्टम्स होते हैं उसको देख के जो है ये डायग्नोस किया जाता है कि पेशेंट को जो है जीबीएस है। इसके अलावा जो है एमआरआई किया जाता है पेशेंट का इन डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो हम जो है कुछ इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं, जैसे हम कुछ जो है इसमें ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं, यानी ऐसी प्रोटीन्स देते हैं जो उन पैथोजेंस के अगेंस्ट अटैक करती हैं, उनके अगेंस्ट में काम करती हैं, जो वो एंटीबॉडीज़ जो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करती हैं उन एंटीजेंस को बेसिकली ये एंटीबॉडीज़ जो है डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक टेस्ट है प्लाज्माफेरेसिस या प्लाज्मा एक्सचेंज। प्लाज्माफेरेसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें क्या करते हैं, ब्लड के अंदर जो भी हार्मफुल एंटीबॉडीज़ होती हैं या जो भी एंटीजेंस होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं, जो माइलिन शीट के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, तो उनको जो सिंपली ब्लड से रिमूव किया जाता है, एक्सपेल किया जाता है। इसके अलावा सपोर्ट केयर की बात करें तो इसमें हम कुछ सपोर्ट केयर देते हैं, जैसे हम रेस्पिरेटरी सपोर्ट देते हैं, पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन पर रखते हैं। इसके अलावा पेन मैनेजमेंट के लिए कुछ पेन किलर्स देते हैं, जैसे एसिटामिनोफेन है, एनसेड है और ब्रूफेन वगैरह है। इसके अलावा मैंने बात की थी कि कुछ न्यूरोपैथिक मेडिसिन देते हैं, जैसे गाबापेंटिन है और प्रीगेबलिन है। ये मोस्ट कॉमन जो है इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन हैं जो मोस्टली न्यूरोपैथिक पेन में दी जाती हैं जब जीबीएस में ये पेन होता है। तो इसके अलावा कुछ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, जैसे इमेट्रिप्टिलिन है जो नर्व पेन को ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो भी यूज़ करते हैं। लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन में मोस्टली पेशेंट की फिजियोथेरेपी की जाती है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जाती है। प्रोग्नोसिस की बात करें तो मोस्ट पेशेंट जो जीबीएस से रिकवर हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लगता है, इंटेंसिव थेरेपी पे उनको रखा जाता है बड़े अरसे तक। इसके अलावा इसमें ये बताया गया कि 15% इसमें पेशेंट जो है डिसेबल हो जाते हैं, 10% पेशेंट उनकी वॉकिंग इफेक्ट हो जाती है, जबकि 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो डेफिसिट हो जाता है। अगर इसकी नर्सिंग इंटरवेंशंस की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट की ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर करते हैं, वेंटिलेटरी स्टेटस उसका मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा डीप ब्रीथिंग कफिंग एक्सरसाइज के लिए इनकरेज करते हैं, उसके पेन वगैरह को मैनेज कर रहे होते हैं, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स बता रहे होते हैं। इसके अलावा पेशेंट को वॉकिंग के लिए जो इनकरेज करते हैं, पेट शोर से बचाने के लिए उसकी फ्रीक्वेंट पोजिशनिंग कर रहे होते हैं, न्यूट्रिशन उसकी बेहतर बनाते हैं, पेशेंट को हाइड्रेट रखते हैं और डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन वगैरह से उसे बचा रहे होते हैं। उसके लंग साउंड वगैरह की असेसमेंट की जाती है, सक्शनिंग की जाती है पूरी तरीके से। इसके अलावा इनटेक और आउटपुट को जो है देखा जाता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जाती है, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा पोजीशनिंग वगैरह ताकि उसकी स्किन डैमेज ना हो, नॉलेज रिगार्डिंग डिजीज़ उसे प्रोवाइड की जाती है और मेडिसिन वगैरह टाइम पे लेने, ये सारा कुछ पेशेंट को बताया जाता है और एडुकेट पेन रिलीफ एंड कंफर्ट वगैरह उसे प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप दोस्तों तक पहुंची रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।